म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ्स दोनों में से बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या है? अगर आप भी इसी में कंफ्यूज्ड हैं कि आपके लिए ईटीएफ्स या म्यूचुअल फंड्स दोनों में से बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या है, तो दिस वीडियो माइट बी द आंसर फॉर यू। बहुत लोग कहते हैं कि ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर लो, बहुत लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर लो, उसके डिसएडवांटेजेस उसके एडवांटेजेस बताते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं। सो आज के वीडियो में मैं आपको ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स के बारे में कंप्लीट गाइड देने वाली हूँ। दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं ये बताने वाली हूँ, और साथ ही आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन दोनों में से क्या हो सकता है आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के हिसाब से। सो वेलकम टू अनदर क्लास विद मी गुरप्रीत राणा। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं, दोनों पे टैक्सेशन कैसे होता है और दोनों में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और साथ ही दोनों में से आपके लिए बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या है, ईटीएफ्स या म्यूचुअल फंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं ये समझने के लिए पहले हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। हम पहले समझेंगे कि म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स क्या होते हैं और ये दोनों कैसे काम करते हैं। म्यूचुअल फंड्स के ऊपर मैं पहले भी कई बार वीडियो बना चुकी हूँ, इसके ऊपर कंप्लीट एक्सप्लेनर ऑलरेडी है। सिमिलरली ईटीएफ्स पे भी एक मैं कंप्लीट वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें टाइप्स ऑफ ईटीएफ्स, टाइप्स, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस सब कुछ बताया हुआ है। आप चाहें तो उसे प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बात करें तो म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। भाई बहुत सिंपल फंडा होता है म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है इन्वेस्टर्स के लिए, हमारे जैसे आपके जैसे इन्वेस्टर्स के लिए, जिसमें आप अपना पैसा लगाते हैं। साथ ही हमारे जैसे और भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं और वो पैसा एक फंड मैनेजर मैनेज करता है। और वो फंड मैनेजर्स एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। वो फंड मैनेजर्स उस इकट्ठे किए गए पैसे को आगे अलग अलग डाइवर्स एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो ये आपके अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे स्टॉक से रिलेटेड हो गए, चाहे बॉन्ड से रिलेटेड हो गए, चाहे बाकी सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गए। अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स हमें देखने को मिलते हैं। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो जैसे कि मैंने अभी कहा, इन्हें एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। इनका मकसद बेसिकली ये होता है कि म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो ओवरऑल म्यूचुअल फंड है उसके जरिए क्या है, कैपिटल अप्रिसिएशन हो और साथ ही में इनकम जनरेट हो इन्वेस्टर्स के लिए। ये इंश्योर करते हैं फंड मैनेजर्स। ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये अलग अलग इन्वेस्टर गोल्स को केटर करते हैं और अलग अलग रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इनको बनाया जाता है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इक्विटी फंड्स हो गए, डेट फंड्स हो गए, हाइब्रिड फंड्स हो गए, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आपको अलग अलग तरह के देखने को मिलेंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके इन्वेस्टमेंट गोल पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं। तो म्यूचुअल फंड का अगर मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दूँ तो वो होगा एक वेडिंग प्लानर का। फॉर एग्जाम्पल ये समझिए कि मान लीजिए आपकी शादी होने वाली है, इमेजिन यू आर गेटिंग मैरिड। अब आपको क्या है, वेन्यू बुक करना है, आपको केटरिंग बुक करनी है, आपको डेकोरेशन के लिए एक अलग बंदे को कांटेक्ट करना है, आपको मल्टीपल चीज़ों का ध्यान रखना है। आपके पास पैसा तो है लेकिन आपको वो हैसल नहीं चाहिए कि मुझे अलग अलग लोगों को कॉल करना है, उनको पैसे देने हैं, उनको मैनेज करना है, उनको देखते रहना है, बैक टू बैक उनसे कनेक्ट करते रहना है। सो आप क्या करते हैं, बेसिकली आप और आपकी फैमिली वाले सारा मिलकर, सब लोग मिलकर, सारे मेंबर्स मिलकर पैसे को पूल कर लेते हैं, यानी कि पैसे को इकट्ठा कर लेते हैं और वो पूल किया हुआ मनी, वो जो पूल मनी है वो आप दे देते हैं किसी वेडिंग प्लानर को या इवेंट प्लानर को दे देते हैं। अब वो जो वेडिंग प्लानर है उसके पास काफ़ी सालों की एक्सपर्टीज़ है, उसको पता है कि वेडिंग मार्केट कैसा है, कौन सा वेन्यू अच्छा है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसको पता है कि कौन सा फूड कहाँ पर बेटर मिलेगा, कौन सा वेन्यू अच्छा है, डेकोरेशन कहाँ की अच्छी है। सो उसके हिसाब से वो जो वेडिंग प्लानर है वो आपके पूल मनी को आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स के हिसाब से अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर देता है, अलग जगह पे लगा देता है, ताकि आपकी जो आप वेडिंग प्लान कर रहे हैं अपने हिसाब से वो कंप्लीटली सक्सेसफुल हो सके। अब इसके जरिए क्या हो गया कि आपकी जो ड्रीम वेडिंग थी या जो भी आपकी XYZ जो भी इवेंट था वो क्या है, बिना किसी हासिल के आपका वो मैनेज कर लिया किसने, वेडिंग प्लानर ने। लाइकवाइज म्यूचुअल फंड्स भी कुछ इसी तरीके से काम करते हैं। इसमें होते हैं फंड मैनेजर्स जो कि आपके पूरे म्यूचुअल फंड की देखरेख करते हैं। इसमें 2 फंड मैनेजर्स भी हो सकते हैं, 1 फंड मैनेजर भी हो सकता है, 3 फंड मैनेजर्स भी इसमें हो सकते हैं। ये फंड मैनेजर्स अपने हिसाब से स्ट्रैटेजीज लगाते हैं, अपने हिसाब से देखते हैं कि इस वक्त कौन से एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ से पैसा निकालना है, कहाँ पर पैसा और डालना है। तो इससे क्या है, आपकी जो हैजल है उसे एक्टिवली चेक करने की वो खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं कि ETFs क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। सो ETFs की बात करें तो ये स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स दोनों के फीचर्स को आपस में कंबाइन करते हैं, यानी कि ETFs
होते तो म्यूचुअल फंड्स ही हैं, लेकिन आप इनको स्टॉक्स की तरह ट्रेड कर सकते हैं। बात की जाए म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड्स को आप मार्केट आवर्स में ट्रेड नहीं कर सकते, आप उनको एक्टिवली खरीद या बेच नहीं सकते। आप अपनी रिक्वेस्ट डालेंगे, वो प्रोसेस होगी, उसको प्रोसेस होने में 1-2 दिन लगेंगे, NAV कैलकुलेट होगा, उसके बेसिस पर आपका ऑर्डर कैलकुलेट किया जाएगा और फिर आपको वो मिलेगा। आप म्यूचुअल फंड से एकदम से एग्जिट नहीं कर सकते क्योंकि उस पर आपको एग्जिट लोड देना पड़ सकता है। लेकिन ETFs का क्या फीचर है कि यहाँ पर जैसे आप स्टॉक्स में रियल टाइम में ट्रेड करते हैं, वैसे ही आप ETFs में भी रियल टाइम में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टर्स के पास ये मौका होता है कि वो इंट्रा डे प्राइस मूवमेंट्स पे कैपिटलाइज कर सकते हैं। मान लीजिए एक दिन में किसी ETF का कुछ सर्टेन प्राइस है और आपको लगता है कि सुबह 10 बजे कुछ सर्टेन प्राइस था और दोपहर 2 बजे तक आते आते वो प्राइस इंक्रीज हो गया है। तो जैसे आप स्टॉक्स में इंट्रा डे ट्रेडिंग करते हैं, वैसे ही आप ETFs में भी इस सिचुएशन में इंट्रा डे ट्रेडिंग करके आप क्या है अपना कैपिटल जो है गेन कर सकते हैं और इस पर कैपिटलाइज कर सकते हैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज पे। सो बेसिकली कंटेक्स्ट ये है कि ETFs को आप स्टॉक्स की तरह ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन होता है, इसमें भी जो एसेट्स होते हैं वो बहुत डाइवर्सिफाइड होते हैं। लेट्स से अगर कोई इक्विटी ETF है, ETFs भी बहुत तरह के होते हैं, अगर कोई इक्विटी ETF है तो उसमें भी आपको डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स नजर आएंगे। बस फर्क ये है कि म्यूचुअल फंड को आप एक्टिवली ट्रेड नहीं कर सकते, इसमें आप मार्केट आवर्स में इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि दोनों ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एक दूसरे से कैसे अलग हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट अप्रोच की। इन्वेस्टमेंट अप्रोच की बात करें तो ETFs के केस में, ETF की अगर मैं इन्वेस्टमेंट अप्रोच की बात करती हूँ तो यहाँ पर ये पैसिवली मैनेज्ड होते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई आपको फंड मैनेजर नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर इन्वेस्टर ही अपने हिसाब से पैसे को इसमें इन्वेस्ट करता है, इसको सेल करता है या इसको बाय करता है। साथ ही यहाँ पर ETFs की जो कोशिश होती है वो ये होती है कि ये किसी इंडेक्स को, जैसे निफ्टी 50 हो गया आपका या सेंसेक्स हो गया, ऐसे किसी इंडेक्स को मिरर करें और बेसिकली एक बेंचमार्क इंडेक्स रख लेते हैं और उसी के परफॉर्मेंस को मिरर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर मैं म्यूचुअल फंड्स की यहाँ पर बात करती हूँ तो म्यूचुअल फंड्स जो है वो एक्टिवली मैनेज होते हैं, यानी कि यहाँ पर एक फंड मैनेजर, 1 या 2 फंड मैनेजर आपको देखने को मिलेंगे जो कि इसको एक्टिवली मैनेज कर रहे होंगे। ये फंड मैनेजर्स मार्केट को मार्केट आवर्स के दौरान ट्रैक कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि कौन सा स्टॉक अच्छा है। अगर मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात कर रही हूँ तो देख रहे होंगे कि कौन सा स्टॉक अच्छा है या कौन सा बॉन्ड अच्छा है, कौन सी और जो भी सिक्योरिटी है उसमें ट्रेड कर रहे होंगे। ये देख रहे होंगे कि किस टाइम पे पैसा निकालना है, किस टाइम पे पैसा डालना है, तो आपको इसे मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही यहाँ पर इनकी कोशिश ये नहीं होती कि किसी इंडेक्स को मिरर करे, इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, लेकिन इनकी कोशिश यहाँ पर ये होती है कि ये आउट परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं मार्केट को। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक निफ्टी 50 ने जैसा परफॉर्म किया है सेम आपको वैसा ही रिटर्न यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स की कोशिश ये भी होती है कि आपको इससे बेहतर रिटर्न मिल सके। उसके बाद आता है ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी। ETFs की बात करें तो ETFs आप पूरे दिन थ्रू आउट द डे स्टॉक एक्सचेंजेस पे ट्रेड कर सकते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को ये बेनिफिट होता है कि वो जो शेयर्स हैं उनको मार्केट प्राइस पे खरीद या बेच सकते हैं थ्रू आउट ट्रेडिंग आवर्स। जब भी आपका मार्केट चलता रहेगा तब तक आप ETFs को स्टॉक्स की तरह ट्रेड कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स की वहीं अगर हम लोग बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में वो ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी आपको कम देखने को मिलती है, क्योंकि आप यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली मार्केट आवर्स में इसको ट्रेड नहीं कर सकते। आप एक बार अपना ऑर्डर दे सकते हैं या आप इसको रिडीम करने का एक ऑर्डर दे सकते हैं, उसको प्रोसेस होने में 1-2 दिन लगेंगे। ये कुछ इस तरीके से काम करता है। तो ETFs में बात करें तो यहाँ पर आप रियल टाइम में ट्रेडिंग कर सकते हैं, जबकि आप म्यूचुअल फंड्स में आपको ये फीचर नहीं देखने को मिलता। इसके बाद आ जाता है कॉस्ट एफिशिएंसी। कॉस्ट एफिशिएंसी की बात करें तो अगर दोनों को कंपेयर किया जाए म्यूचुअल फंड्स और ETFs को, तो ETFs में कम एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है और म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा हायर एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो बेसिकली एक ऐसी फ़ी होती है जो प्रोफेशनल मैनेजर्स चार्ज करते हैं फंड को मैनेज करने के लिए। तो म्यूचुअल फंड्स के केस में आपको, क्योंकि ये ज़्यादा एक्टिवली मैनेज्ड होते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स के केस में आपको ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। वहीं म्यूचुअल फंड्स की बात अगर की जाए तो आपको कोई ब्रोकरेज जो है ना यहाँ पर नहीं देना पड़ता, हालांकि आपको यहाँ पर एग्जिट लोड जो है वो देना पड़ता है। वहीं अगर मैं ETFs की बात करती हूँ तो ETFs के केस में आपको ब्रोकरेज जो है वो आपको देनी पड़ सकती है। उसके अलावा बात करें तो लिक्विडिटी एंड एक्सेसिबिलिटी आ जाता है। लिक्विडिटी की बात करें तो ETFs में ऑफकोर्स आपको ज़्यादा लिक्विडिटी
मिलती है। लिक्विडिटी यानी कि आप कितनी आसानी से किसी भी अपनी सिक्योरिटी को बेच या खरीद सकते हैं। तो अगर बात की जाए अब तक जितना हमने देखा है उस हिसाब से अब तक आई एम श्योर आपको भी समझ आ गया होगा कि ETFs ज़्यादा लिक्विड हैं, ज़्यादा लिक्विडिटी का ऑप्शन आपको मिलता है एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स। दोनों ही काफ़ी लिक्विड ऑप्शन हैं, ऐसा नहीं है कि आपका पैसा स्टक हो जाएगा या लॉक इन पीरियड हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम म्यूचुअल फंड्स और ETFs में कंपेयर कर रहे हैं तो इस हिसाब से ETFs की जो लिक्विडिटी है वो म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा देखने को मिल जाती है, क्योंकि आप इनको स्टॉक्स की तरह ट्रेड कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में क्योंकि फंड हाउसेस ट्रांजैक्शंस को हैंडल करते हैं, उसको प्रोसेस होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो इस वजह से यहाँ लिक्विडिटी और एक्सेसिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है इन द केस ऑफ ETFs। फिर उसके बाद आता है प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन। प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन में बात करें तो अगर मैं ETFs की तरफ देखूं तो ETFs जैसा कि हमने देखा कि आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, बेच सकते हैं रियल टाइम में स्टॉक्स की तरह, यानी कि आप कभी भी मार्केट आवर्स में किसी भी पॉइंट पर खरीद या बेच सकते हैं इन ETFs को जब आपका मन करे। मान लीजिए आपको लगता है कि 10 बजे जो एक ETF का प्राइस था वो 2 बजे बढ़कर ज़्यादा हो गया है, तो आप उसी टाइम पर मान लीजिए 1:09 पर दोपहर को आपको लग रहा है कि इसका प्राइस ज़्यादा हो गया, तो एग्जैक्ट आप उसी टाइम पर उसको सेल करके अपना कैपिटल गेन कर सकते हैं। हाउएवर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स कुछ अलग तरीके से काम करता है। म्यूचुअल फंड्स में होता है NAV, नेट एसेट वैल्यू। ये जो नेट एसेट वैल्यू होता है ये बेसिकली कैलकुलेट किया जाता है जब एक मार्केट आवर्स जो है एक ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाता है, उसके बाद NAV कैलकुलेट किया जाता है। ये दिन में एक ही बार आता है। शेयर प्राइस जैसे कंपैरिजन के लिए अगर हम देखें तो शेयर प्राइस जो है वो दिन में फ्लक्चुएट करता रहता है, लेकिन NAV की बात की जाए तो NAV आपका कैलकुलेट किया जाता है हर दिन के हिसाब से। मार्केट आवर्स जब खत्म हो जाते हैं तो उसको एनालाइज करके आपका एक NAV निकाला जाता है। सो लेट्स से मान लीजिए आपको लगता है कि आज किसी म्यूचुअल फंड का NAV है 20.12। लेट्स से इमेजिन करते हैं कि 20.12 आपको अभी NAV दिख रहा है, आपने इस पे एक ऑर्डर प्लेस कर दिया कि इतने NAV पे मैं इतनी XYZ यूनिट्स जो है वो खरीद रही हूँ। अब क्या होगा, जब मार्केट आवर्स खत्म हो जाएंगे तो मार्केट आवर्स खत्म होने के बाद इसका NAV प्रोसेस किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा, और लेट्स से कि इसका NAV कैलकुलेट करके 20.85 हो जाता है, तो यहाँ पर जो आपने ऑर्डर इस वक्त प्लेस किया है, दिन में किसी भी टाइम पे प्लेस किया है, वो आपका ऑर्डर प्रोसेस होने में टाइम लगता है बिकॉज, तो आपका जो ऑर्डर प्रोसेस किया जाएगा वो इस NAV के बेसिस पर आपको यूनिट्स असाइन की जाएंगी। तो यहाँ पर प्राइसिंग और वैल्यूएशन दोनों के केसेस में अलग अलग देखने को मिलता है, दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। उसके बाद आ जाता है लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड से अब तक आप समझ गए होंगे कि ETFs में अगर बात की जाए तो कोई आपको लॉक इन पीरियड नहीं देखने को मिलता है। हालांकि म्यूचुअल फंड्स में बात करें तो म्यूचुअल फंड्स में कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आपको लॉक इन पीरियड देखने को मिलेगा। किसी म्यूचुअल फंड में आपको कोई लॉक इन पीरियड नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप एक सर्टेन टाइम लिमिट से पहले एग्जिट ले लेते हैं तो आपको फिर उस पर एग्जिट लोड देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने कोई म्यूचुअल फंड खरीदा और आपने 15 दिन के अंदर अंदर उसमें एग्जिट करना चाहा तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ सकता है। वहीं अगर आप ETFs में कंपेयर करें, मान लीजिए आपने 15 दिन बाद या आप एक दिन बाद भी अगर उसमें एग्जिट लेना चाहते हैं तो आपको एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। ETFs के केस में कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप एक शेयर भी खरीद सकते हैं। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड्स की बात की जाए तो यहाँ पर SIP या लमसम आपको एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट ज़रूर देखने को मिलेगी कि मिनिमम 500 रुपये से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, या 1000 रुपये से, या 100-200 रुपये से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं टैक्सेशन की, कि दोनों का टैक्सेशन कैसे अलग है, दोनों को कैसे टैक्स किया जाता है, दोनों के जो गेन्स हैं। सबसे पहले अगर मैं ETFs की बात करती हूँ तो ETFs में इन्वेस्टर्स 2 तरीके से अर्न करते हैं। एक है डिविडेंड के थ्रू अर्न करते हैं और दूसरा कैपिटल गेन्स के थ्रू अर्न करते हैं। अगर मैं ETFs में इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे डिविडेंड की तरफ से भी, डिविडेंड जो कंपनीज देंगी वहाँ से भी मुझे पैसा मिलेगा, और जो मैं कैपिटल गेन, जो मैं मार्केट को कॉन्टिन्यूसली ट्रैक करूँगी और उस हिसाब से अपनी ट्रेडिंग करूँगी, तो वहाँ से भी मुझे जो कैपिटल अप्रिसिएशन होगा उससे मुझे पैसा मिल जाएगा। डिविडेंड बेसिकली होता है जब एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए एक तरीके का इनकम जो है अनाउंस करती है। बहुत आपने सुना होगा डिविडेंड अनाउंस करती है ये कंपनी, उस कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया। सो डिविडेंड अनाउंस किया जाता है, शेयर होल्डर्स को दिया जाता है फॉर इन्वेस्टिंग इन अ सर्टेन कंपनी। ये कंपनी अपने नेट प्रॉफिट से देती है शेयर होल्डर्स को। और कैपिटल गेन्स क्या होते हैं? कैपिटल गेन्स वो होता है बेसिकली जब कोई इन्वेस्टर गेन के लिए या प्रॉफिट के लिए जो है एक ETF मान लीजिए बेच रहा है। मान लीजिए मैंने कोई भी शेयर 100 रुपये में खरीदा है और अब उसका प्राइस 200 रुपये
रुपये हो गया है, तो यहाँ पर कैपिटल अप्रिसिएशन हो गया, तो मैंने सोचा कि 100 रुपये ज़्यादा बढ़ गया है तो अब मैं इसे बेच देती हूँ। यहाँ पर जो 100 रुपये होगा वो मेरा कैपिटल गेन हो जाएगा, राइट। तो कुछ इस तरीके से हमें ETFs में इनकम हमें मिलती है और इसमें अलग अलग तरीके से टैक्सेशन लगता है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर टैक्स कैसे लगता है डिविडेंड की इनकम पर इन केस ऑफ ETFs। सो अगर ETFs में आपको डिविडेंड इनकम मिल रही है तो वो आपके एनुअल इनकम में जुड़ जाएगी। एनुअल इनकम पर टैक्स लगता है, ये आपको पता है। अब आपकी एनुअल इनकम जो है उसको टैक्स कैसे लगेगा, वो टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से आपका टैक्स लगाया जाएगा। वहीं कैपिटल गेन्स की अगर मैं बात करती हूँ तो कैपिटल गेन्स में 2 तरह के आपके टैक्स होते हैं, 2 तरह के आपके गेन्स होते हैं। एक होता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा होता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तब होगा आपको जब मान लीजिए आपने कोई ETF खरीदा और आपने उसे 12 महीनों तक होल्ड करके रखा और उससे ज़्यादा इक्वल टू 12 मंथ्स या उससे ज़्यादा अगर आप किसी ETF को होल्ड कर रहे हैं और उस पर आपको प्रॉफिट हो रहा है, उस पर आप गेन कर रहे हैं, तो उसको बोला जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब मान लीजिए आपने 12 महीने से ज़्यादा किसी ETF को अपने पास रख लिया है और उस पर आपको 1.25 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का आपको गेन हो गया है, तो इस पर आपको लगेगा 12.5% टैक्स। माइंड यू, अगर 1.25 लाख रुपीज़ से कम का आपको गेन हो रहा है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये लिमिट है 1.25 लाख रुपीज़ से अगर आप लॉन्ग टर्म में ऊपर जाते हैं तभी आपको टैक्स देना होगा 12.5%। मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की अगर मैं बात करती हूँ तो अगर मान लीजिए आप 12 महीने से पहले ही कोई अपना ETF सेल आउट कर देते हैं तो उस पर आपको 20% टैक्स भरना होगा। अब बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स की टैक्सेशन कैसे होती है। म्यूचुअल फंड्स में भी 2 तरीके से इनकम आती है, एक डिविडेंड और एक कैपिटल गेन से। डिविडेंड की जो इनकम होती है वो आपकी टैक्सेबल इनकम होती है, वो आपके इनकम टैक्स स्लैब में जुड़ जाती है और उसी हिसाब से ट्रीट की जाती है और उसी हिसाब से आपको टैक्स भरना होता है। मान लीजिए आपकी सैलरी जो है एनुअल 12 लाख का आपका CTC है और 50,000 जो है आपने ईयरली एक फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड जो है वो अर्न कर लिया है, तो आपकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम हो जाएगी वो हो जाएगी 12,50,000 रुपीज़। तो ये कुछ उस तरीके से ऐसे ट्रीट किया जाता है। 12,50,000 पर आपकी जो भी रिजीम है, टैक्स रिजीम जो आपने चूज़ की हुई है, उसके हिसाब से जो भी आपका स्लैब रेट बनता है फिर आपको वो टैक्स भरना होगा। वहीं अगर मैं कैपिटल गेन्स में बात करूं तो म्यूचुअल फंड्स में प्राइमरीली 2 तरीके के म्यूचुअल फंड्स हैं, कैटेगराइज किए हुए हैं, उसके बेसिस पे टैक्सेशन होता है। एक इक्विटी फंड्स और दूसरा है आपका डेट फंड्स, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। इक्विटी फंड्स की मैं बात करूं तो ये काफ़ी सिमिलर है जैसे आपके ETFs के ऊपर टैक्सेशन होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STCG। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वही है जब आप कोई म्यूचुअल फंड्स 12 महीने से ज़्यादा होल्ड कर रहे हो और आपको 1.25 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का अगर उस पर गेन हो रहा है तो आपको क्या है वहाँ पर 12.5% का टैक्स देना होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या हो जाएगा, जब आप किसी म्यूचुअल फंड से 12 महीने से पहले ही एग्जिट ले लेते हैं तो वहाँ पर आपको क्या है 20% का टैक्स भरना होगा। डेट म्यूचुअल फंड्स के केस में अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए कि डेट म्यूचुअल फंड आपने लिया हुआ है, उसमें अगर मैं बात करूँ तो उसमें लॉन्ग टर्म में अगर मान लीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका क्या होगा, जब आप किसी डेट म्यूचुअल फंड को होल्ड करेंगे फॉर अ पीरियड मोर देन 24 मंथ्स। यहाँ पर 24 मंथ्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है एज कम्पेयर टू अर्लियर जहाँ पर 12 मंथ्स माना जा रहा था। इक्विटी और ETFs का केस अलग है, डेट का केस अलग है। तो डेट म्यूचुअल फंड्स में 24 मंथ्स तक अगर आप होल्ड कर रहे हैं, उससे ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और इस केस में फिर आपको क्या है 12.5% टैक्स भरना पड़ेगा। वहीं अगर मैं बात करती हूँ शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म आपका जो कैपिटल गेन होगा वो आपका जोड़ दिया जाएगा आपके टैक्स स्लैब में, जैसे आपका डिविडेंड टैक्स किया जाता है। लाइकवाइज यहाँ पर डेट म्यूचुअल फंड्स के केस में आपका टैक्स किया जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स में एक और ऑप्शन है ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये काफ़ी लोगों ने सुना होगा। इसमें अगर आप 1.5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं राइट इन अ ईयर, तो आप इसको क्या है सेक्शन 80C के तहत आप इसे क्लेम कर सकते हैं और आप अपने जो है टैक्स रिडक्शन इसमें क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि ELSS में जो है 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि लॉक इन पीरियड से मतलब है कि आप 3 साल से पहले अपना पैसा नहीं निकाल सकते। 3 साल के लिए आपका पैसा इसी में रहेगा और अगर आप इसमें 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो वो 1.5 लाख रुपए आप टैक्स से बचा सकते हैं अंडर सेक्शन 80C।
अब बात करते हैं कि दोनों में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाउ टू इन्वेस्ट इन ETFs एंड म्यूचुअल फंड्स। ETFs की अगर मैं बात करती हूँ तो ETFs के लिए आपको चाहिए एक डीमैट अकाउंट। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा ETF आपके लिए बेहतर है। आपको ये चूज़ करना है कि किस तरह के ETF में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, आप चूज़ कीजिए कि कौन सा ETF आपके लिए बेहतर है और आप अपना बाय ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे। आजकल बहुत सारे मोबाइल ऐप्स आ गए हैं, आप उसके जरिए कर सकते हैं। उसके बाद है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना भी बहुत ईजी है। आप मोबाइल ऐप्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बैंक्स ये ऑप्शन ऑफर करते हैं कि उनके थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के पोर्टल्स होते हैं जिससे आप डायरेक्टली किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड और ETFs में इन्वेस्ट करना बहुत ईजी है। बस सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, ये आपको पता होना चाहिए। आजकल बहुत सारी ऑनलाइन ऐप्स हैं, मोबाइल ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप बहुत ही ईजिली, आपको सिर्फ एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए और आप उसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोनों में से बेटर ऑप्शन क्या है। म्यूचुअल फंड्स बेटर है या फिर आपका ETF बेटर है। दोनों में से बेटर ऑप्शन क्या है ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है और आपकी ट्रेडिंग प्रेफरेंसेस क्या है। ETFs की अगर मैं बात करूं तो ये ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए बेटर है जो एक्टिवली मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं, जिनको ज़्यादा कंट्रोल चाहिए, जिनको चाहिए कि हम अपने पोर्टफोलियो को खुद ही मैनेज करें और हम खुद ही एक्टिवली ट्रैक करें और हम खुद ही एक्शन लें। ऐसे लोगों के लिए ETFs बेटर ऑप्शन है। जिनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए मार्केट आवर्स में, जिनको चाहिए कि तुरंत वो ट्रेडिंग कर सकें, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए ETFs बेटर ऑप्शन है। जिनको लो कॉस्ट चाहिए, जो कम कॉस्ट में अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ETFs बेटर इन्वेस्टमेंट हो सकता है एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स। और वहीं अगर मैं म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो चाहते हैं कि उनके फंड्स को कोई प्रोफेशनल मैनेजर मैनेज कर सके, जो खुद मैनेज नहीं करना चाहते, जो खुद इतना हाजिल नहीं लेना चाहते, उनके लिए म्यूचुअल फंड एक बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड्स जो है दोनों में से अगर कंपेयर किया जाए तो एक बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। सो ओवरऑल दोनों में से जो बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो आपके डिसीजन पर डिपेंड करता है। एंड नाउ दैट यू हैव अ अंडरस्टैंडिंग कि ETFs और म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का टैक्सेशन क्या है, आई एम श्योर आप ये फिगर आउट कर पाएंगे कि दोनों में से आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से आप कितना रिस्क उठा सकते हैं, उसके हिसाब से, या आपका कंफर्ट लेवल कितना है मार्केट वॉलेटिलिटी के साथ, उसके हिसाब से आप ये चूज़ कर सकते हैं कि दोनों में से बेहतर ऑप्शन क्या है। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा रिस्क उठा सकते हैं तो आप ETFs की तरफ जाइए। अगर आपको लगता है कि ETFs में आपको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है और आप उससे मैनेज कर सकते हैं तो आप ETFs चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं, आप लॉन्ग टर्म में ट्रेड करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म मार्केट में इन्वेस्टेड बने रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको लंबे समय तक मार्केट को एक्टिवली ट्रैक भी ना करना पड़े, तो ऐसे केस में आप म्यूचुअल फंड्स को चूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप क्या चाहते हैं, आप किस तरीके से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है और आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, आप क्यों ट्रेड कर रहे हैं, आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये उन चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोनों ही ऑप्शंस एक दूसरे के काफ़ी सिमिलर हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग तरीके से काम करते हैं, अलग तरीके से रिटर्न्स जनरेट करके देते हैं। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। और इसके अलावा अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, अभी भी अगर आप ETFs या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और चीज़ें जानना चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, उसे और क्लैरिटी के साथ समझना चाहते हैं, तो डू शेयर विद अस इन द कमेंट सेक्शन below and we'll definitely make a video on that. Thank you for joining us. We'll see you in another video. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.